Hi guys, good morning to all of you. Welcome at Achievers Academy online education platform. I am Sakshi Chawla. Today we will discuss about research aptitude part 3 that is types of research. I am so sorry बेटा हमारी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से मैं आपको पूरा कंटेंट नहीं दे पाई टाइमली उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहूँगी कि पूरी रिसर्च का जो हब होता है ना, जैसे हम एक साइकिल चला रहे हैं तो उसका जो हब है उसके बिना वो रन नहीं कर सकती, वैसे ही एक सेंटर पॉइंट होता है रिसर्च का, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या है हम पढ़ चुके हैं, रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल्स हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। बट टाइप्स ऑफ रिसर्च की कौन सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, एनालिटिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। 32 to 35 टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जो पेपर में आते हैं। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड मैनी मोर। बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सी रिसर्च के अंदर थ्योरी डेवलप होती है, कौन से रिसर्च के अंदर उस थ्योरी का एप्लीकेशन होता है, किस के अंदर इमीडिएट सॉल्यूशन होता है, कौन सी क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च है, कौन सी फ्लैक्सिबल नेचर की रिसर्च है, मिक्स्ड रिसर्च क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के अंदर ना अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन होती है। एज पर केवीएस मैदान में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हम रिसर्च की क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आउटकम ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ एज पर द आउटकम फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, एज पर लॉजिक डिडक्टिव रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च, एज पर प्रोसेस क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, एज पर द इंक्वायरी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, एज पर द आइडिया कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। अब हम ना इन रिसर्च को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेसिक रिसर्च की। मैंने ये आपको डायग्राम इसीलिए शो किया है कि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि फंडामेंटल रिसर्च इज विच टाइप ऑफ रिसर्च इट इज रिलेटेड टू आउटकम। तो जस्ट ये एक मेमोराइज की बात है, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हम 99% के साथ 1% जो स्टैटिस्टिकल एरर होता है उसके ऊपर भी काम करना पसंद करते हैं। तो देखो बेटा बेसिक रिसर्च क्या होती है। रिसर्च पढ़ने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च के टाइप्स क्या हैं। रिसर्च के जब हम टाइप की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका मीनिंग क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा कि वो कहाँ अप्लाई होती है। जैसे मैंने रिसर्च देख तो ली, मैंने रिसर्च देख ली, एक्शन रिसर्च है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ अप्लाई करनी है, फिर मेरे उस रिसर्च को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो जब भी हम रिसर्च के स्टेप स्टडी करते हैं तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है एंड उसकी एप्लीकेशन क्या है, कि अब हम उस रिसर्च को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए जो बेसिक रिसर्च है आपकी उसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, थियोरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च। ये सब नाम किसके हैं? बेसिक रिसर्च के हैं। बेसिक नाम से सजेस्ट हो रहा है, बड़ी बेसिक सी रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या हो जाता है कि इट इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और नॉलेज एनहांसमेंट। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो आपके पास पहले एग्जिस्टिंग कोई थियोरी बनी हुई है या कोई आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, आप उस नॉलेज के अंदर कुछ और नया ऐड करना चाहते हो, कोई नई थियोरी बनाना चाहते हो, उसके लिए जो रिसर्च की जाएगी दैट इज योर फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। द मेन पर्पस ऑफ द बेसिक रिसर्च इज टू ऐड
द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड थस इट कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, कि जो आपको एग्जिस्टिंग पहले से कुछ पता है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड पहले से बनी हुई थी, लॉ ऑफ डिमांड पहले से बना हुआ था, उसके अंदर क्या क्या गया, एक्सेप्शन ऐड कर दिए गए, गिफिन गुड्स का, वेबलन गुड्स का, है ना, या फिर कोई नई थियोरी डेवलप करना, ये भी बेसिक प्योर रिसर्च के अंदर आ जाएगा। कुछ न्यू नॉलेज गेन करना प्योर रिसर्च के अंदर आएगा। एडवांसमेंट ऑफ ए थ्योरी, ये भी प्योर रिसर्च के अंदर आएगा। इसमें क्या नहीं आता बेटा, इसमें नहीं, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कि हम कहीं प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक रिसर्च को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, हम इसमें थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं कोई नहीं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो बन जाती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। समझ में आ? फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च में कोई नई थ्योरी को डेवलप करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग है तो हम उसके अंदर कुछ न्यू ऐड करते हैं। फिर बात आती है अप्लाइड रिसर्च की, जिसको हम फॉर्मल रिसर्च भी बोलते हैं। ये साथ साथ चलती है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। फंडामेंटल में हम नई थ्योरी बिल्ड करते हैं, न्यू थ्योरी, ये ना आप नोट करते जाइए। जब हम नई थ्योरी को बनाएंगे तो फंडामेंटल है, बेसिक है, प्योर है, कंसेप्चुअल है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अप्लाइड रिसर्च क्या है बेटा, जब हम उस थ्योरी की एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड बनाया कहाँ, अप्लाइड रिसर्च, ये सॉरी फंडामेंटल रिसर्च के अंदर लॉ ऑफ डिमांड बनाया। अब उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। जैसे मार्केटिंग रिसर्च में हम ये देखते हैं, मार्केट में हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने ये देखा कि हमारी ना डिमांड एकदम से क्या हो रही है, गिर रही है, डिमांड डिक्लाइन हो रही है। तो उसका क्या कारण है, हमने लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी पढ़ रखी है, वहां हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो हमने प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई किया उसको, अप्लाइड रिसर्च के अंदर, मार्केट में अप्लाई किया हमने उसको। ठीक है, हमने देखा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तभी डिमांड कम हो रही है, या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी हमारी डिमांड कम हो रही है। तो मीन्स दैट की थ्योरी कहाँ बनती है, न्यू थ्योरी डेवलपमेंट होता है फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च में, और अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, उसको अप्लाई करती है। समझ में आई? एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है ये, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेकर के चलती है। तो इसके की कंटेंट क्या होंगे जो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आपको पेपर के लिए नोट करने हैं, आपके अप्लाइड रिसर्च के लिए बेटा देखो, अप्लाइड रिसर्च, इसके अंदर होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, ठीक है। अप्लाइंग द कंटेंट, जो कंटेंट आपको मिला है आप उसको क्या कर रहे हो, अप्लाई द कंटेंट, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को आप यहाँ अप्लाई करके देख रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड होती है, लेकिन ये एक्शन से अलग होती है। ओरिएंटेड का मतलब है कि आप यहाँ एक्शन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। जैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या थी कि डिमांड कम हो गई है या सेल डिक्लाइन हो रही है, तो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। समझ में आया? तो ये थी आपकी अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद चलते हैं हम आपकी एक्शन रिसर्च पर। एक्शन रिसर्च किसका टाइप होती है, एक्शन रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च का टाइप एक। सबसे पहले हम अप्लाइड रिसर्च देखते हैं, उसके बाद आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। इमीडिएट एक्शन जब लिया जाता है किसी काम के लिए, इमीडिएट एक्शन जब लिया जाता है, किसी भी चीज को सॉल्व करना है इमीडिएटली, तो उसके लिए जो रिसर्च अप्लाई होगी दैट इज योर एक्शन रिसर्च। ये रिसर्च किसने दी है, कर्ट लेविन ने। गिवन बाय, ये भी पेपर में आता है कि एक्शन रिसर्च किसने दिया है, कर्ट लेविन ने। इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कैसे, कि बच्चे ना मैथ की क्लास में लगातार एब्सेंट रहते हैं। मैंने कहा ना, हमें रिसर्च का मीनिंग भी पढ़ना है और साथ में उसकी एप्लीकेशन भी स्टडी करनी है। बच्चे कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट हो रहे हैं मैथ की क्लास में, तो प्रिंसिपल के पास गई ये बात, प्रिंसिपल सर को पता चला, प्रिंसिपल सर ने इमीडिएट एक्शन लिया, एक्शन रिसर्च लगाई, जाकर के चेक किया क्लास के अंदर, देखा क्यों एब्सेंट है बच्चे। बच्चों से पूछा गया बुला करके, तो बच्चों ने बोला कि हमें तो मैथ के टीचर की समझ ही नहीं आती, इसीलिए हम क्लास नहीं लगाते। तो टीचर ने क्या किया, प्रिंसिपल सर ने क्या किया, इमीडिएटली टीचर को चेंज कर दिया। इमीडिएट एक्शन हुआ ना। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है बेटा, इमीडिएट सॉल्यूशन होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन आए और इमीडिएट एक्शन की बात हो, तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज एक्शन रिसर्च।
एम्यूलरेटिंग कोई वर्ड आए उसके लिए भी हम एक्शन रिसर्च को क्लिक करेंगे। ये रिसर्च ना कोलैबोरेटिव इन नेचर होती है। कोलैबोरेटिव का मतलब है सारे मिलके इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रिंसिपल सर, टीचर, बच्चे, सबने मिलकर के कोलैबोरेट किया ना, तभी तो हमें एक्चुअल रीजन का पता चला और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। लेकिन ना ये चीज याद रखना, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है बेटा। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर ना बहुत बड़े बड़े पैसेज लिखे हुए मिलेंगे रिसर्च के टाइप से रिलेटेड, हम उनको पढ़ लेते हैं, हमें याद नहीं रहते। जब हम कीवर्ड से स्टडी करते हैं ना बेटा, हमें याद भी रहता है। और ये लाइन है ना आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। उन ऑप्शंस के साथ और इन लाइंस के साथ मैच करना, बिल्कुल सिमिलैरिटी मिलेगी जिससे आपको ऑप्शन क्लिक करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अपने कंटेंट पे आते हैं कि इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। एक्शन रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बेसिक रिसर्च के अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड बनाया, तो हमने जनरलाइज कर दिया कि पूरा वर्ल्ड उसको यूज कर सकता है, सभी जिसको जरूरत है लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई कर सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बनाई, अप्लाइड रिसर्च में हमने उनको अप्लाई कर दिया। लेकिन एक्शन रिसर्च के अंदर जो हमने सॉल्यूशन किया है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन है जरूरी तो नहीं ना कि दूसरे के लिए भी वो यूजफुल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ए स्कूल के अंदर बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो उन्होंने मैथ के टीचर को चेंज कर दिया। बी स्कूल वाला भी तो ऐसे थोड़ा ना कर सकता है। हो सकता है कि उसके खुद के बच्चे ही पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो सकता है वो बच्चे मतलब कि कहीं और जॉब करते हो या कोई भी रीजन हो, वो पढ़ने के लिए टाइम ना हो, उनके पास इंटरेस्टेड ना हो, टीचर बहुत अच्छा हो। तो ए और बी स्कूल की प्रॉब्लम सेम है लेकिन सॉल्यूशन तो दोनों का अलग अलग है ना। तो एक्शन रिसर्च कभी भी जनरलाइज नहीं करती आपको। एक्शन रिसर्च सिर्फ लोकल प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन बताती है आपको। आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो ना तब भी आप इस रिसर्च को यूज कर सकते हो। ये साइक्लिकल इन नेचर होती है और कर्ट लेविन ने इसको प्रोपाउंड किया है। साइक्लिकल इन नेचर का मतलब क्या है कि सबसे पहले प्लान होता है, फिर हम एक्ट करते हैं सीधा सीधा। प्लान बनाया, चेक करेंगे क्लास को, एक्ट किया, चेक कर ली क्लास, ऑब्जर्व किया, फाइनल रिफ्लेक्ट किया, क्या रिजल्ट आया। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो पेपर में आ जाए बेटा PAOR। किस टाइप के रिसर्च है तो फटाफट से लगा देना एक्शन रिसर्च। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। कभी दे देता है प्लान पहले, ऑब्जर्व फिर एक्ट और फिर रिफ्लेक्ट। तो ऐसे नहीं होता, ये साइक्लिकल नेचर की होती है। साइक्लिकल मतलब एक सर्कल में चलती है कि पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट आएगा, फिर ऑब्जर्व आएगा और फिर रिफ्लेक्ट आएगा। समझ में आया? तो ये आपकी एक्शन रिसर्च है। उसके बाद मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च को बेटा हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड रिसर्च होती है ना, न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव की पॉइंट नोट करते जाना। अरे एक मिनट, गलत हो गई स्पेलिंग। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड रिसर्च होती है। न्यूमेरिकल डाटा, कोई भी चीज का हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, हम उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये फिक्स्ड रिसर्च होती है। फिक्स्ड यानी कि कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड रिसर्च होती है ये। जैसे कि अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, जो कुछ तय कर दिया घर वालों ने, ठीक है, हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। स्ट्रक्चर्ड, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो रिसर्च होती है। मैंने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक करवाया था, तो पॉजिटिविज्म किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। ये डिडक्टिव रिसर्च भी इसको आप बोल सकते हो, ये डाटा बेस्ड रिसर्च होती है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च भी आप इसको बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ये सब इसके नेम है। इसके अंदर बेटा क्या होता है, सैंपल का साइज लार्ज होता है। सैंपल का जो साइज हम कलेक्ट करते हैं ना, वो लार्ज कलेक्ट करते हैं। हम इसके अंदर डेटा को मेजर करते हैं। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, मेजरमेंट किया जाता है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी इसी रिसर्च के अंदर होती है। क्वांटिटेटिव डेटाबेस रिसर्च होती है, क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम। ये इस रिसर्च के अंदर कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाती है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसके अंदर यूज की जाती है। 2 टाइप की आपकी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग मैं पहले बता देती हूँ होती क्या है। सैम्पलिंग होती है जब हम, जैसे हमारी पूरी पॉपुलेशन है
चलो ना मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। आपने ना राइस बनाए, घर में चावल बनाए, बना लिए, तो क्या आप पूरे के पूरे पोट यानी कि पूरे बर्तन में से चावल को निकाल निकाल कर चेक करते हो कि पक गए कि नहीं पके, पके कि नहीं पके? नहीं ना। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर दाना उठाते हैं, उसको हाथ से क्रश करके देखते हैं कि वो पक गया या नहीं पका, और उसके बेस पर हम अजम्पशन बना लेते हैं कि अगर एक दाना पक गया है तो पूरे के पूरे चावल पक गए होंगे। दिस इज द सैंपल, और जो पूरे बर्तन में चावल रखे हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। उसी तरीके से अगर मैं पूरे इंडिया के अंदर 30 to 40 ईयर्स के पर्सन की इनकम चेक करना चाहती हूँ, तो मेरी पॉपुलेशन क्या हुई? 30 से 40 साल के पर्सन। सैंपल क्या करूंगी मैं पूरे इंडिया में? क्या हर एक घर में जा जा करके पॉपुलेशन चेक करूंगी? नहीं, मैं पूरे इंडिया में से, मैं आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सैंपलिंग भी पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग लगा सकती हूँ ना मैं। इंडिया में से स्टेट सेलेक्ट करूंगी, स्टेट में से मैं क्या करूंगी? डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूंगी, डिस्ट्रिक्ट में सिटी, सिटी में विलेजेस, विलेजेस के अंदर भी कुछ घरों का डाटा मैं कलेक्ट कर लूंगी। तो वो हो जाती है सैंपलिंग। सैंपलिंग के अंदर दो टाइप की सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप रैंडमली डेटा को सिलेक्ट करते हो, रैंडमली मतलब बिना किसी बायसनेस के। नॉन प्रोबेबिलिटी होती है आप अपनी मर्जी से कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर लो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी जो सैंपलिंग होती है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होती है। इसके अंदर जो अप्रोच लगाई जाती है वो होती है फोकस ऑन फाइनल रिजल्ट। डिडक्टिव अप्रोच लगाई जाती है इसमें, ये फाइनल रिजल्ट के ऊपर फोकस करती है। समझ में आया? ये इसके की पॉइंट है। अब देखो, यही मैंने बताया कि ना क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? एक ऐसी रिसर्च जो स्ट्रक्चर्ड नेचर की होती है, न्यूमेरिक डाटाबेस रिसर्च होती है। इसके अंदर क्या होता है? एवरीथिंग इज प्लान्ड। जितना भी हमने काम करना है रिसर्च के अंदर, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे हम, कहाँ से कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं, सब चीज़ क्या होता है? प्लान्ड होता है, रिजिड नेचर का होता है, हम इसको चेंज नहीं करते। समझ में आया? सैंपल साइज लार्ज होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे टॉप डाउन क्या है। ये डिडक्टिव नेचर की होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो चीजें, वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं स्लाइड के अंदर। इसके अंदर जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे को कोई चीज़ पे स्टडी करनी है, रूरल मार्केटिंग पे स्टडी करनी है, तो रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या हो जाएगा? मुझे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि उसके ऊपर किस किस पर्सन ने काम किया हुआ है। मैं उनकी जब स्टडी को पढ़ती हूँ, दिस इज माई रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समझ में आया? और ये सब किसके अंदर होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च करते कैसे हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ना, मेरे को फीवर हो गया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे किया? टेस्टिंग की, मेरी थर्मामीटर से टेस्टिंग की, मेरे को लगा कि उसने बताया 101 डिग्री आपको फीवर है। मैंने कहा अच्छा। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उसने चेक किया, जाते ही टेस्ट लगाया, मेजर किया और आंसर आ गया। फिर उसने मुझे क्या किया? पता चल गया ना कोज का, फिर उसने मुझे क्या किया? डिस्क्राइब किया कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर उसने क्या किया? मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे दी, दवाइयों की लिस्ट बना के दे दी, आपको ये दवाइयाँ लेनी है, काम खत्म। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है? जब हम टेस्टिंग के थ्रू अपनी रिसर्च करते हैं। उसके बाद है जी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जब हम नॉन न्यूमेरिक डाटा की बात करते हैं, नेचुरल सेटिंग में जो रिसर्च की जाती है ना, नेचुरल सेटिंग में, जैसे सर्वे कर रहे हैं हम, या फिर जैसे मान लीजिए एथनोग्राफिक रिसर्च होती है। एथनोग्राफी का मतलब हमने किसी कल्चर से रिलेटेड रिसर्च करनी है। क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि नेचुरल सेटिंग में की जाती है। जैसे किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है कि जैसे साउथ इंडियन कल्चर के लोग किस टाइप का फूड पसंद करते हैं, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। मैं साउथ इंडियन कल्चर के अंदर जाऊंगी, वहाँ पर विजिट करूंगी, वहाँ पर देखूंगी क्या क्या हो रहा है। मतलब मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ ना, जब वो मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसके अंदर मैं नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर कर रही हूँ। कोई मैं पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डाटा नहीं ले रही हूँ, मुझे क्या करना है? क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च करनी है। अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक ऑपोजिट होती है किसके? क्वांटिटेटिव रिसर्च के। वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर थी, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। वो डिडक्टिव रिसर्च थी, ये इंडक्टिव रिसर्च है। वो पॉजिटिविज्म थी, ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है। उसके अंदर सैंपल का साइज लार्ज था, यहाँ स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है, जैसे अगर मुझे खुद डेटा कलेक्ट करना है कल्चर का, तो मैं अपने आप जाऊंगी ना,
अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ तो मैं तो क्या कर सकती हूँ, जनरली अपने लैपटॉप पर बैठकर किसी भी कंपनी का डेटा उठा के टेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे जा करके अपने आप से डेटा कलेक्ट करना होगा इन नेचुरल सेटिंग। तो यहाँ पर सैंपल का साइज स्मॉल रखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सेटिंग हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग, जैसे कि हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिटरेचर रिव्यू का रोल भी बहुत कम होता है। लिटरेचर रिव्यू क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नहीं करते, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर करते हैं। बॉटम अप अप्रोच होती है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जैसे कोविड की वैक्सीन है। कोविड की वैक्सीन है, हमें कोविड आया, हमने अनस्ट्रक्चर्ड है, हमें नहीं पता कोविड के बारे में। कोविड आया, जैसे ही कोरोना आया हमें नहीं पता था ना। फीवर तो हमें सबको पता है, स्ट्रक्चर्ड है, आया हुआ है फीवर, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। लेकिन कोविड है, जब स्टार्टिंग में आया तो किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, अनस्ट्रक्चर्ड था बिल्कुल। उसकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता लगाई, पहले नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता लगाई, काफ़ी लोगों के सिम्टम्स देखे, उनको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उन लोगों से बात की, उनके सिम्टम्स चेक किए हमने, तब तो हमें पता लगा ना। फिनोमिना, एक घटना, जैसे फिनोमिनोलॉजी होती है, एक घटना के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर फिनोमिना के ऊपर, तो हमें नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता लगी, हमने लोगों के सिम्टम्स देखे, उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या किया, दवाइयाँ बनाना स्टार्ट की। तो ये सब क्या था, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में था, हमारे पास कोई पूरा प्लान तो नहीं था ना। जैसे जैसे डेटा आता गया हम उसको कलेक्ट करते गए। इंडक्टिव रिसर्च यही तो कहती है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च किसके बेस्ड होती है, इंडक्टिव रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे जैसे छोटी छोटी जानकारी आती गई उसको ऐड कर कर करके हमने क्या की, एक बड़ी वैक्सीन बना दी, एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी। क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, छोटी 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 जानकारियों को इकट्ठा करके जब हम क्या करते हैं, अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्ट, एक पर्टिकुलर जानकारी होती है। जैसे न्यूटन ने देखा कि क्या देखा, ऊपर हम जब हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो वापस नीचे आ रही है, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना बार बार ये चेक करके देखूं कि जैसे कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो क्या वो नीचे आएगी, आ रही है वो, तो उसने क्या बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। समझ में आया ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जब आपके पास एक पर्टिकुलर छोटी सी जानकारी है, आप उसके बेस पर एक पूरी बड़ी थ्योरी बनाकर उसको जनरलाइज कर रहे हो, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन जब आपके पास क्या है, पूरी थ्योरी डेवलप हुई हुई है, उसमें से आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। समझ में आया। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की मैं बात कर, जैसे अब मैंने उसमें बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, फिक्स्ड प्लान है, अरेंज मैरिज है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, लव मैरिज, फिक्स्ड प्लान नहीं है। समझ में आया, पहले से फिक्स्ड प्लान नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होती है, आप उसमें कुछ ऐड लेस कर सकते हो। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च थी वो आपकी रिजिड थी, रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फिक्स्ड रिसर्च है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की मैं बात करती हूँ तो पहला है एथनोग्राफी। क्वालिटेटिव रिसर्च नेचुरल सेटिंग में की जाती है, तो कैसे की जाएगी, एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, कल्चर से रिलेटेड, स्टडी ऑफ कल्चर। एक पर्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों की जब हम स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं, डेली लाइफ को, तो वो जो आपकी रिसर्च होती है बेटा, वो आपकी होती है एथनोग्राफिक रिसर्च। इसके अंदर एक कीवर्ड आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर क्या है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये कीवर्ड ऑब्जर्वर। हम रिकॉल नहीं कर पाते कि किस रिसर्च का पार्ट है, तो ये एथनोग्राफिक रिसर्च का पार्ट है। एथनो का मतलब होता है कल्चर। कल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च होती है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों की, उनके ग्रुप की डेली लाइफ को स्टडी किया जाता है। जो पार्टिसिपेंट रिसर्चर है, ऑब्जर्वर है, जैसे मैं खुद हूँ, मैं जा करके वहाँ उस कल्चर में रहूँगी, वहाँ उस लोगों के साथ रहूँगी, उनके कल्चर को स्टडी करके पता लगाऊंगी और वहाँ से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करूँगी। कि जैसे साउथ इंडियन फूड लोगों को कितना पसंद है साउथ में, तो मैं उस चीज़ के ऊपर स्टडी करने वाली हूँ, तो मैं वहाँ साउथ इंडिया में जाके रहूँगी ना उनके कल्चर के बीच में। तो आई एम द फर्स्ट हैंड प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एथनोग्राफी के अंदर होता है, वैल्यू, बिलीफ, सिस्टम,
लैंग्वेज, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो नेचुरल सेटिंग, यानी कि मैं कल्चर में जाके रह रही हूँ ना नेचुरल सेटिंग में, तो नेचुरल सेटिंग जो रिसर्च होती है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और क्वालिटेटिव के पार्ट क्या क्या हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च, नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च क्या होती है बेटा? आपकी नरेटिव रिसर्च होती है जैसे किसी चीज़ को नरेट करना, नरेशन देना, किसी चीज़ के बारे में बताना। जैसे कि मैंने ना शिमला देखा, मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसके अंदर मैं, मतलब तुम ये मत सोचना कि मैम फेंक रही है। नरेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि लाइव एक्सपीरियंस, जो आपने पहले कोई चीज़ देखी है उस चीज़ का वर्णन करना है, उस चीज़ के बारे में बताना, स्टोरी टेलिंग बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ना हमारे घर में कोई स्टोरी सुना रहा है, तो वो नरेट कर रहा है ना, किसी चीज़ का वर्णन कर रहा है ना, तो उस चीज़ के ऊपर जो बेस्ड रिसर्च होती है वो आपकी कौन सी हो गई? नरेटिव रिसर्च होती है। जैसे किसी की बायोग्राफी है, जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किस चीज़ के अंदर अगर वो आपने पढ़ी है तो मतलब आप नरेटिव रिसर्च का एक हिस्सा है। नेक्स्ट वन इज फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? एक घटना होती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर जो रिसर्च की जाती है। जैसे कोविड आया तो हम देखेंगे पहले कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, और हाउ देयर एक्सपीरियंस, कि जिनको क्वारंटाइन किया गया उनको क्या क्या समस्या हुई और उनके कैसा एक्सपीरियंस था क्वारंटाइन का। आप ये जानना चाहते हो, एक पर्टिकुलर घटना पर स्टडी करना चाहते हो, तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी? फेनोमेनोलॉजी रिसर्च हो जाएगी। उसके बाद केस स्टडी की बात करते हैं हम। केस स्टडी क्या है? जैसे पहले कोई हो चुका है कोई केस, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ शेयर मार्केट के अंदर, या विजय माल्या गया, नीरव मोदी भागा, ये केस बन चुके हैं। इनकी जब हम स्टडी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके ऊपर जो बेस्ड रिसर्च है वो केस स्टडी रिसर्च होती है। ये रियल केस भी हो सकता है, कोई हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब हमने कोई अज्यूम किया है, कोई हाइपोथेटिकल यानी कि कोई काल्पनिक रचना बनाई है, उसके ऊपर है, तो ये भी स्टडी को, ये रिसर्च हो जाएगी आपकी केस स्टडी। उसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं। फोकस ग्रुप में यानी कि 6 से 10 पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, समझ में आ, और उसके बेस पर क्या होगा, एक मॉडरेटर अपॉइंट किया जाता है। 6 to 10 पीपल होते हैं ये फोकस ग्रुप के अंदर। इनके बीच में डिस्कशन को सही रूप से चालू रखने के लिए, करंट रखने के लिए, तो एक मॉडरेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि इन सभी एक्सपर्ट से, 6 से 10 एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, इनसे जो भी रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और डेटा कलेक्ट किया जाता है। दैट इज योर फोकस ग्रुप। इन डेप्थ इंटरव्यू है, जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है उनसे डिटेल जानकारी लीजिए, इंटरव्यू लीजिए उनका, ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। ग्राउंडेड थियरी है। ग्राउंडेड थियरी क्या होती है? जिस एरिया से डाटा कलेक्ट करना है, जिस एरिया में रिसर्च करनी है, उसके बिल्कुल ग्राउंड यानी कि बिल्कुल तह तक जाकर के डेटा कलेक्ट करना। जैसे श्वेता सिंह आज तक की जानी मानी न्यूज़ रिपोर्टर है, उनका नाम आप सबने सुना होगा, वो एक ग्राउंड रिपोर्टर है। जहां पर भी कोई भी घटना घटती है ना, वो पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर, उस ग्राउंड में, उस एरिया में जाकर के जब वो रिसर्च करती है, उस घटना का पता लगाती है और उसके बाद जानकारी इकट्ठा करके और अपने मीडिया सेंटर को प्रोवाइड करवाती है। दिस इज ग्राउंड रिपोर्टर, ग्राउंड थियोरी। वो कौन सी थियोरी अप्लाई कर रहे हैं? रिसर्च की। वो रिसर्च ही तो कर रहे हैं ना डेटा के बारे में, तो वो क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ग्राउंडेड थियोरी के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अंदर एक पॉइंट आता है, दैट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है कि ग्राउंडेड थियोरी में आप उतना ही डाटा कलेक्ट कर सकते हो जितना कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, आपने देखा होगा न्यूज़ टीवी वाले क्या करते हैं, जितना डाटा मिल गया ठीक है, बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ मसाला है ही नहीं बताने के लिए। तो सैचुरेशन पॉइंट किस थियोरी का पार्ट होता है? ग्राउंडेड थियोरी का पार्ट होता है। इसके अंदर जो होगा, थ्योरी बनाई जाती है, सैंपल का साइज लार्ज होता है क्योंकि वहां पर जितने भी डाटा पर्सन हैं सभी से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद कंसेप्चुअल रिसर्च मैंने बताई दी थी। इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात कर लेते हैं। मैंने अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बताया कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है टॉप डाउन होती है और क्वालिटेटिव क्या होती है? बॉटम अप अप्रोच होती है ना। तो जो टॉप डाउन और बॉटम अप, यहाँ से आपको समझ में आएगा। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि बेटा जब हम एक नई थियोरी का डेवलपमेंट करते हैं, ये क्वालिटेटिव नेचर की जो रिसर्च होती है वो इंडक्टिव रिसर्च होती है। ये बॉटम अप चलती है। बॉटम अप कैसे? आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि पेड़ से कुछ नीचे गिर रहा है,
या आसमान ऊपर कुछ बॉल फेंकी वो नीचे गिर रही, आपने ऑब्जर्व किया, छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट किया, उससे रिलेटेड सिंथेसिस किया यानी कि इकट्ठा किया और उसके बाद एक थ्योरी को डेवलप कर दिया। डिडक्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, एक ऐसी टाइप की रिसर्च होती है जिसके अंदर ऑलरेडी थ्योरी बन चुकी है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, पहले से प्रिपेयर्ड है लॉ ऑफ डिमांड, बाद में जब हमने क्या किया उसको अप्लाई किया, देखा कि डिमांड क्यों कम हो रही है, तो हमने देखा प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए डिमांड कम हो रही है। तो उस थ्योरी को जब हम जनरलाइज करते हैं किसी सिचुएशन में, दैट इज योर डिडक्टिव रिसर्च। जब हम एक नई थ्योरी बनाते हैं, दैट इज योर इंडक्टिव रिसर्च। तो आपकी जो एनालिटिकल नेचर की रिसर्च होती है वो डिडक्टिव है, और जो आपकी सिंथेसिस नेचर की रिसर्च होती है वो आपकी इंडक्टिव रिसर्च होती है। इसीलिए इसको डिडक्टिव को क्या कहते हैं, ये देखो एरो का निशान नीचे है ना, टॉप डाउन, टॉप से डाउन की तरफ, यानी कि पहले थ्योरी बन चुकी है, आप उसका आप उसको जनरलाइज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। और बॉटम अप क्या होती है, ये बॉटम है, यहाँ पर आपने कोई चीज ऑब्जर्व की है, उसके बेस पर आप क्या कर रहे हो, एक नई थ्योरी को डेवलपमेंट कर रहे हो, दैट इज योर इंडक्टिव रिसर्च। और ये आपकी डिडक्टिव रिसर्च। समझ में आ? उसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट, हम किसी चीज के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल में बहुत अच्छे से बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस लिए की जाती है, डिजाइंड फॉर एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कि दो चीजें हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपॉन अचीवमेंट इन रीडिंग, an investigator would manipulate method independent variable by using different teaching method in order to ascertain their effect upon achievement the dependent variable। यानी कि एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो टीचिंग मेथड हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो उसका आपकी रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दो वेरिएबल हो गए, एक टीचिंग मेथड हो गया और एक आपकी रीडिंग हो गई। तो टीचिंग मेथड का वेरिएबल रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस चीज को हम चेक करना चाहते हैं। मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करती हूँ जो हमें क्या बताती है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताती है। यहाँ कारण क्या है, टीचिंग मेथड है, रीडिंग क्या है, आउटकम है, इफेक्ट है। अगर मेरा जो टीचिंग मेथड बहुत अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो की फैक्टर होते हैं वो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि एक कारण होता है तो दूसरा परिणाम होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दूसरा की पॉइंट क्या होता है, मैनिपुलेशन, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास चार टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इन दोनों के बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल। मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल की वीडियो पहले सेंड कर दी थी, जिसने नहीं देखी वो प्लीज पहले देख लेना, बाद में इसको आगे स्टार्ट करना। एक होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, हर बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि किस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो आउटकम होता है, इफेक्ट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज के ऊपर और उससे जब हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, इसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ये सब इसके क्या हो गए, की पॉइंट्स हो गए। तीन फीचर होती हैं इसकी। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्लासरूम के अंदर टीचर है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट है। अब टीचर क्या है, मैनिपुलेट कर सकते हैं टीचर को, यानी कि टीचर अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर सकता है। अब बच्चा है, बच्चा तो जो टीचर पढ़ा रहा है वही सीखेगा ना। बच्चे का जो आउटकम है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चा अच्छा सीखेगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ये इसके अंदर जो रिजल्ट होता है वो रैंडमली होता है, बाय चांस होता है। इसमें हम कुछ भी बायसनेस नहीं करते। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया तो आपकी जो स्माइल आएगी फेस पर वो रैंडमली आएगी। समझ में आया? तो यहाँ टीचर क्या है, कोज है जिसको चेंज कर सकते हैं हम। स्टूडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ये अनचेंज्ड होता है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगा। लाइक एक बुक हो सकती है जो टीचर पढ़ा रहा है। समझ में आया?
तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर क्या कर सकता है, रिसर्च को मेथड को मैनिपुलेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद देखिए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकली हम थियोरीज का यूज करके रिसर्च कर रहे हैं, रीजनिंग का अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा के रिसर्च कर रहे हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा सा हाफ रिसर्च कर लो, हाफ एक्सपेरिमेंटल बोल लो, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती वो। जैसे टीचर और स्टूडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि टीचर के मेथड को चेंज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल हो गया। लेकिन जब हम टीचर के मेथड को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, एज इट इज है, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है, हाफ एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट यानी कि चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो होती है एक एक्स पोस्ट, पोस्ट मतलब पहले, फैक्टो कोई फैक्ट हो गया, कोई घटना हो गई, कोई घटना पहले घट चुकी है, आफ्टर द अकरेंस, आफ्टर द फैक्ट अकरेंस, यानी कि कोई भी घटना पहले घट चुकी है, उसको जब आप बता रहे हो, उससे रिलेटेड जब आप तहकीकात कर रहे हो, तो वो कौन सी रिसर्च है, आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर, फिर हमने स्टडी की, वहां के लोगों से पूछा, आसपास वालों से, कि कहाँ कैसे हुआ, कितने लोग थे, कितने लोगों को चोट आई, कितने लोगों को कम चोट आई है, कितने लोगों को ज़्यादा चोट आई है, किसी की डेथ भी हुई है, मतलब कि कौन सी गाड़ी थी, किसने टक्कर मारी, कौन से कलर की गाड़ी थी, ठीक है, गाड़ी कौन चला रहा था, ये सब कहाँ के थे वो लोग जो गाड़ी के अंदर थे, मतलब कि एक्स पोस्ट फैक्टो, उस घटना से, उस घटना की जानकारी जो पहले घट चुकी है। इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज कंडक्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ ए फेनोमेना आफ्टर इट हैज अकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। कोई घटना घट चुकी है, उसके बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। नॉन मैनिपुलेटेड होती है, भाई क्यों, इसीलिए होती है क्योंकि जो घटना पहले घट गई हम उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते। जैसे एक्सपेरिमेंटल है तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे ना मैं, मेरे माइंड में आई, आज मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करती हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं पहले गूगल मीट से पढ़ाती थी, आज मैंने जूम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बच्चे तो आप वही हो ना, चेंज तो नहीं हुए। मैंने क्या किया, पहले गूगल मीट से पढ़ा रही थी, अब मैं जूम पे पढ़ा रही हूँ, नहीं अच्छा लगा, नहीं नेटवर्क आया, मैं वापस से गूगल मीट पे चली गई। एक्सपेरिमेंट किया ना, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, मैंने चेंज कर लिया अपना टॉपिक, अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया मैंने। आप तो वही हो ना, समझ में आया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। नहीं मैनिपुलेट कर सकते तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और जब एक्स पोस्ट फैक्ट है, तो जो घटना पहले हो ही चुकी है, तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ चेंज करना, तो हम कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। समझ में आया। जैसे कि हमने कंपनी के अंदर ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, 10 रुपीज़ पर के हिसाब से एक फ्रूटी लॉन्च कर दी मार्केट में। उसका रिजल्ट देख लिया हमने, उसकी अच्छी सी सेल नहीं आई। हम देखेंगे ना क्यों अच्छी सेल नहीं आई, हम कुछ मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते हैं उसके अंदर, वो तो पहले हो गया जो होना था। अब हम नए सिरे से कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हम उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करना, कोई नई चीज की जानकारी हासिल करना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। इसके अंदर ना, इसको फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम है ना जो वो आपको क्लियर नहीं होती, अभी किस प्रॉब्लम पे काम करना है वो हमें अभी भी क्लियर नहीं है। ये प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है, वेरी बिगिनिंग ऑफ ए रिसर्च। जब हम कोई नई स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहाँ अप्लाई होगी, जैसे कंपनी के अंदर ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है हमने। पिज़्ज़ा हब है, पिज़्ज़ा हब के अंदर पहले पिज़्ज़ा मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलती है, वो सोच रहे हैं कि कॉफ़ी भी लॉन्च कर दे साथ में, कॉफ़ी का नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो। तो वो कौन सी रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। वो क्या देखेंगे बिगिनिंग के अंदर, वो एरिया एक्सप्लोर करेंगे कि क्या यहाँ के लोगों को कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा भी लगता है, कि ये विलेज है तो यहाँ लोग कॉफ़ी पसंद ही नहीं करते होंगे। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जा करके के वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये स्मॉल स्केल की स्टडी होती है,
कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है हमें पसंद है, आप कॉफ़ी स्टार्ट करो, तो हमने अपनी शॉप में कॉफ़ी स्टार्ट कर ली। ये एक होती है पायलट स्टडी। फिर हमने कॉफ़ी जो स्टार्ट की है 10 या 15 या 20 या एज पर योर पॉपुलेशन साइज आप लोगों के ऊपर टेस्टिंग करते हो कि उन लोगों को आपकी कॉफ़ी का टेस्ट पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पसंद आ रहा है, पायलट स्टडी होता है कि मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप क्या करते हो, कुछ लोगों के ऊपर अपने प्रोडक्ट की जब टेस्टिंग करते हो तो उसको पायलट स्टडी बोलते हैं। तो आपने यहाँ चेक किया कि अगर उन सब लोगों को आपका टेस्ट पसंद आ रहा है तो फिर आप उसको कमर्शियलाइज कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी क्लियर नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है, नई इनसाइट आपके माइंड में एक आइडिया आया और आप उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो। समझ में आया? तो ये होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है कि जब आप अवेयर हो चुके हो प्रॉब्लम के बारे में, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो सिचुएशन को, कोई सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही डिफाइन कर रहे हो, आपका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो आपकी जो रिसर्च होगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जैसे आपने कोई सर्वे की है सोसाइटी के अंदर, जैसा लोगों ने बताया आपने अपने मालिक को आके वैसे ही बता दिया। अब मैं बताती हूँ कहाँ अप्लाई होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मार्केटर हूँ, किसी कंपनी में काम करती हूँ, मार्केटर हूं मैं, उस कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है, उन कंपनी वालों ने बोला कि एरिया में जाओ और देख के आओ कि क्या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। मैंने क्वेश्चनेयर बनाया, मैंने सर्वे करना शुरू कर दिया, 15 20 50 घर में गई, मैंने वहां से डेटा कलेक्ट किया, जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा ही आकर के कंपनी को बता दिया, जैसा है वैसा डिफाइन करो एज इट इज। ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोई वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने बताया आपने मैनिपुलेट करके कंपनी को बता दिया, वो बायसनेस हो जाएगी रिसर्च के अंदर, वो एथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वो आपका अनएथिकल रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। फिर सर्वे किया आपने। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो टाइप की होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक टाइम पर और अलग अलग सेक्शंस की स्टडी कर रहे हो। जैसे 2017 के अंदर आपने कोका कोला की सेल देखी और आपने मरिंडा की सेल देखी, पेप्सी की सेल देखी, 3 सेक्शन हो गए और टाइम 1 हो गया। ये जो स्टडी आपकी कौन सी स्टडी बोलेंगे इसको, क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, प्रोडक्ट एक है, वेरिएबल एक है, लाइक आपको कोका कोला की स्टडी करनी है, 2017 में भी आपने सेल देखी, 18 में सेल देखी, 19 में सेल देखी, यहाँ 100 करोड़ की थी, फिर 150 करोड़ की हुई, फिर 200 करोड़ की हुई। आपने क्या एनालाइज किया कि सेल लगातार बढ़ रही है। लॉन्गिट्यूडनल, जब आप कॉन्टिन्यूसली एक लंबे टाइम से, ज्यादा टाइम से रिसर्च कर रहे हो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जब आप अलग अलग सेक्शंस में रिसर्च कर रहे हो तो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कैजुअल रिसर्च की। कैजुअल रिसर्च क्या होती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड हो जाती है। देखो एक्सप्लोरेटरी में आपको प्रॉब्लम का नहीं पता था अच्छे से, डिस्क्रिप्टिव में आप अवेयर हो गए प्रॉब्लम के बारे में, और कैजुअल रिसर्च क्या है, आपको प्रॉब्लम के बारे में क्लियरली डिफाइंड है, अब आप उसका कारण जान सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आती है बेटा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जब आप पास्ट इवेंट को चेक करते हो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक्स पोस्ट फैक्टो में भी यही बोला था। बेटा एक्स पोस्ट फैक्टो था कि अभी अभी कोई घटना घटी और आपने उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया, जाना उसके बारे में। पास्ट इवेंट का मतलब है जैसे हिस्ट्री की चीजें होती है, हिस्ट्री की, लाइक 17 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या था, उन चीज़ों के बारे में जानना। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, या ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन कैसी हो रही है, उस चीज़ के बारे में जानना। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानना आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। किसी चीज़ के इवोल्यूशन के बारे में जानना, पेपर में एक कंसेप्ट आ जाए इवोल्यूशन का कि किसी चीज़ का आरंभ कैसे हुआ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स कैसे आए, कौन सी रिसर्च लगाओगे भाई, हिस्टोरिकल रिसर्च लगाएंगे, हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। एनालिटिकल रिसर्च एक एनालाइज कर रहे हो आप। टीचर ने क्या, रिसर्चर क्या करता है, फैक्ट और इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहा है, वो जितना भी मटेरियल उसके पास है वो एनालाइज कर रहा है एनालिटिकल वे में कि क्या ये सही है। एनालिटिकल रिसर्च जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको वो एनालाइज करता है और जो उसके काम का डेटा वो यूज कर लेगा। एक्सप्लेनेटरी होता है जहां पर वाई, किसी चीज का रीजन एक्सप्लेन किया जाता है। अटेम्प्ट टू आंसर हाउ एंड वाई बिटवीन द टू एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन,
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि वाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड टू रोट लर्निंग, कि जब बच्चों का एग्जाम का स्ट्रेस बढ़ता है तो वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं ना, अरे कोई नहीं, एक रात पहले पढ़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे दिन पेपर दे देंगे। तो जैसे ही एग्जाम पास आते हैं ना, बच्चे रट्टाफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जो हम रिसर्च करेंगे दैट इज़ योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इवेलुएटिव रिसर्च होती है जब आप किसी भी प्लान बनाए है ना, जो हमारी गवर्नमेंट ने या कोई भी प्लान्स है, आप उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहते हो। ये पेपर में आता है, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान इज विच टाइप ऑफ रिसर्च, इवेलुएटिव रिसर्च। कोई भी प्लान बनाया, कंपनी ने बनाया, कंपनी ने बताया कि इस बार ना हम फ्री कोई एक आइटम के साथ दूसरी आइटम फ्री देंगे, चलो भाई दे दी। फिर उसकी इवेलुएशन तो करेंगे ना कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा, फ्री देने से सेल इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। कंपटीटर ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्री देना स्टार्ट किया कि नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने जो स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लगाया था, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। जब हम एंड रिजल्ट को चेक करते हैं तो वो हमारी रिसर्च होती है इवैल्यूएटिव रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है जब हम किसी चीज के कारण और परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। कारण, कोज एंड इफेक्ट तो एक्सपेरिमेंटल में था। डायग्नोस्टिक कहती है कि कोई चीज है, कोई रिसर्च कर रहे हैं हम, उसका कारण क्या है। जैसे कोविड आया तो उसका कारण क्या था, या बुखार आ रहा है मुझे 4 दिन से, मैं डायग्नोस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर अप्लाई कर रहा है डायग्नोस्टिक रिसर्च। मैंने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था आपको कि जब भी हम रिसर्च पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है और उसको कहाँ अप्लाई करते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च है भाई, मेरे को फीवर हो गया, मैं डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने कहा क्या कारण बताया, ठंडा पानी पिया था, ठंड में गए थे, मैंने कहा हाँ, उसने कहा फिर फीवर तो होना ही था, कारण पता चल गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम, वो बोलता है कितने दिन से फीवर चढ़ रहा है, मैंने कहा 4 दिन से। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 दिन से लगातार फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। डायग्नोस्टिक रिसर्च हो गई ना, डॉक्टर को कारण भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई। कैसे पता चली, उसने डायग्नोज किया, बीमारी को पता लगाया उसके बारे में। समझ में आ। लाइब्रेरी रिसर्च होती है जब लाइब्रेरी के अंदर बुक्स, जर्नल्स रखी हुई, आप वहां से डेटा ले रहे हो। इंपीरिकल रिसर्च होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च बेटा। दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, जो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस्ड रिसर्च होती है, आपकी इंपीरिकल रिसर्च होती है। आपने अपने अनुभव से कुछ सीखा, अनुभव से रिलेटेड जो रिसर्च है दैट इज योर इंपीरिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड रिसर्च होती है। तो आई होप आपको ये सभी टाइप रिसर्च के पसंद आए होंगे। तो मैं फटाफट सा रिकैप आपको दे देती हूँ, हमने क्या क्या सीखा है। जल्दी जल्दी चलते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने बेसिक रिसर्च सीखी थी। बेसिक के अंदर क्या था, हम थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर थ्योरी बना दी। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम उस थ्योरी का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उसको। उसके बाद क्या सीखा था हमने, एक्शन रिसर्च, जिसमें प्रिंसिपल क्या करता है, टीचर को चेक करता है, एक्शन लेता है, अगर टीचर अच्छा नहीं है तो चेंज कर लेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि अरेंज मैरिज, सब कुछ पहले से प्लान है, न्यूमेरिक डाटा है, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, रिजल्ट निकाल रहे हो। क्वालिटेटिव रिसर्च जहाँ पर क्या है, कुछ भी प्लान नहीं है, हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम देखी है, हम उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं नेचुरल सेटिंग में, उस एरिया में जाकर अपने आप से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, एथनोग्राफिक, फेनोमेना, केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यू, इन चीज़ों के थ्रू। कंसेप्चुअल रिसर्च पहले कर चुके हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव कर चुके हैं हम पहले, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। एक्सपेरिमेंटल होते हैं जहाँ कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल है जहाँ हम थ्योरीज की हेल्प से रिसर्च कर रहे हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल है जहाँ हम इंडिपेंडेंट को चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्लोरेटरी है, पायलट स्टडी कर रहे हैं हम। डिस्क्रिप्टिव है, जैसी है वैसी डिफाइन करो। कैजुअल रिसर्च है। उसके बाद हिस्टोरिकल, पास्ट इवेंट को स्टडी करना। एनालिटिकल है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, एनालाइज करना। एक्सप्लेनेटरी है, रीजन को एक्सप्लेन करो। इवेलुएटिव है, हमने कोई प्लान बनाया, उसका चेक कर रहे हैं आउटकम। डायग्नोस्टिक है, कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी रिसर्च है, लाइब्रेरी में जो बुक्स और स्टडी मटेरियल है उनसे हम रिसर्च कर रहे हैं। इंपेरिकल रिसर्च है, हम अपने अनुभव से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब आपकी थी बेटा रिसर्च की टाइप। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो एक स्माइल अपने फेस पर जरूर लेके आना इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बात कहना कभी नहीं भूलती कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो और अपनी फीडबैक जरूर देना। आपकी एक फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हो सकता है दूसरे टीचर को बता दीजिए, वो मेरे तक भेज देंगे। कम्युनिकेशन अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।